Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7 हिंदी पाठ 2 दादी माँ। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के राइटर हैं शिव प्रसाद सिंह। स्टूडेंट्स देखो, जैसे आप भी अपने फैमिली में रहते हो तो सबसे ज्यादा आप लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ही पसंद करते होंगे ना। अपनी दादी माँ, दादाजी, इनको सबसे ज्यादा पसंद करते हो। आप फील करते होंगे आपके ग्रैंड पेरेंट्स ही आपको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। यहाँ पर दादी माँ के साथ में जो राइटर का बचपन का प्रेम है उसका वर्णन किया गया है। इस कहानी के अकॉर्डिंग जो फील होता है कि राइटर शिव प्रसाद सिंह उन दिनों हॉस्टल में रह रहे थे। एक दिन अचानक से इनको अपने भाई की ओर से एक लेटर आया। उसमें यह सूचना दी गई थी कि दादी माँ अब नहीं रही हैं। यह लेटर पढ़ते पढ़ते वो अपने बचपन के दिनों में चले जाते हैं और इन सभी बातों को याद करते हैं जो इस लेसन में दी गई हैं। अब वो बातें क्या क्या हैं उनको हम आपको डिटेल में बताते हैं। स्टार्टिंग की लाइन में उन्होंने अपनी कमजोरी को शो किया है। उनकी कमजोरी ये है कि वह जरा सी कठिनाई पड़ते ही परेशान हो जाते हैं। यह ना बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना हो जाता है। ये जो बीसों गर्मी, बरसात, बसंत देखने के बाद भी, इसका मीन्स ये है कि उनकी एज लगभग 20 ईयर हो चुकी है। इसके बाद भी वे कभी भी जरा सी भी कोई बात होती है तो उनका मन प्रायः अनमनासा हो जाता है, मीन्स उनका जी नहीं लगता। उनके जो शुभ चिंतक मित्र हैं उनके मुंह पर, मीन्स उनके सामने, तो उन्हें हैप्पी करने की कोशिश करते हैं। उन्हें बताते हैं कि अभी छुट्टियां आने वाली हैं। छुट्टियां आने से क्या मीन्स है, आप जानते हो ना कि जब भी आपको पता चलता है अरे छुट्टी है तो कितने खुश हो जाते हो आप। एक साथ आपका दिल खिल जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। इसी तरह से उन्हें छुट्टियों की सूचना देकर के खुश करते हैं। लेकिन जब वो नहीं होते तो उनके पीछे सभी उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही कमजोर आदमी है। देखो, जरा सी बात पर ये घबराने लग जाता है। इस तरह से लेखक के साथ ही उसका मजाक भी उड़ाते हैं। लेखक सोचता भी है कि अब कभी भी उनको ऐसी बातें न तो मैं सोचूंगा जो नेगेटिव होंगे और नहीं कभी अपने दोस्तों को बताऊंगा। जब मैं अपनी नेगेटिव बातें बताऊंगा ही नहीं तो वो मेरा मजाक कैसे बनाएंगे। यह बात सोचता है कि अब मैं किसी को भी अपनी बातें नहीं बताऊंगा। लेटर को पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा होता है ना, आपने भी देखा होगा कि डे ड्रीम देखने लग जाते हैं। डे ड्रीम जानते हो, दिन के स्वप्न। उसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग बैठे तो यहाँ पे हो, अपने घर पे या क्लास में कहीं भी हो, लेकिन आप लोग का माइंड कहीं दूसरी जगह चला जाता है, पुरानी अच्छी बातों को सोच रहा होता है। एक बार पिकनिक गए थे अपने दोस्तों के साथ तो वहां पर खूब एंजॉय किया था, तो आपके सामने एक रियल फिल्म सी चलने लगती है कि आप वहां पर हैं, आपका फर्स्ट फ्रेंड भी साथ में है और आप एंजॉय कर रहे हैं। रियल में वो तो अपने घर पर, लेकिन पिकनिक के वहां एंजॉय कर रहे हो। इस तरह से फिल्म चल जाती है ना अपनी पुरानी बातों की। इसी तरह से वह राइटर भी डे ड्रीम देखने लग जाता है, मीन्स अपने पुराने ख्यालों में खो जाता है। वो क्या देखता है, ये बरबस है ना, बरबस मीन्स होता है बिना चाहे। बिना चाहते हुए भी उसकी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मीन्स वो नहीं चाहता था फिर भी उसके माइंड में वही डे ड्रीम आने लगते हैं। जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। ये जो क्वार है ना, ये हिंदी में महीने का नेम है। ये क्वार का महीना है। अराउंड सितंबर का मंथ जब चल रहा होता है तो हिंदी में उस समय क्वार का महीना चल रहा होता है, दीपावली से 1 महीने पहले।
उसके सामने पुराने टाइम की बातें याद आने लगी। यहाँ पर क्वार के दिनों की ही बात क्यों की गई है? क्वार के दिनों में क्या होता था कि उनके गांव के चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता था। उस पानी के साथ मोथा, साई, अधगली घासें, घेऊर, वन प्याज की जड़ें, इस तरह के बहुत सारे घासों के बीज पानी के साथ बहकर आ जाते थे। देखो, ये मोथा, साई, अधगली घासें, घेऊर, वन प्याज की जड़ें, ये जो नाम है ना, आप जानते होंगे, साइंस में आपने पढ़ा होगा, हर्ब। इट मीन्स होता है छोटे छोटे पौधे, घास जैसे। तो राइटर का कहना है, जो राइटर के ख्यालों में आ रहा है, कि वह अपने गांव में है, क्वार का महीना है। क्वार के महीने में क्या होता था कि गांव के चारों तरफ पानी हिलोदे ले रहा होता और दूर दूर से मोथा, साई, अधगली घासें, घेऊर, वन प्याज, ये सभी छोटे छोटे पौधे ये पानी के साथ बह करके आ जाते थे। और उसके बाद में जो सूरज की गर्मी पड़ती थी तो वो पानी बहुत गर्म हो जाता था, खोलते में से गर्म हो जाना, और पानी में ये सारी घासें होती थी और गर्मी की वजह से पानी गर्म हो जाता था, तो ये सारी चीजें सड़ने लगती थी और सड़ने के बाद उनमें से विचित्र गंध आ जाती थी, बदबू आ रही होती थी, और रास्ते में जो कीचड़ हो जाती थी वह भी सूख जाती थी इस समय, और जो पानी था वो जलाशय में भरा होता था, उसके किनारे पर झाग भी भरे होते थे और गांव के सभी लड़के उसमें धमाके से कूद रहे होते थे। इस तरह से उस गंदे पानी में धमाके से कूदना, उस गंदे पानी में धड़ाम धड़ाम से कूदना बच्चों का सबसे ज्यादा एंजॉयफुल गेम था। बहुत एंजॉय करते थे गंदे पानी में कूद कूद करके। यह सीन उसकी आंखों के सामने आने लगा। हर मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में ऑलमोस्ट आम और जामुन के फल गांव में बहुत ज्यादा होते थे और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते थे, चाहे जितने खा लो कहीं से भी, किसी के भी पेड़ से। और उसके बाद में आता है ये अगहन। ये भी हिंदी में महीने का नेम है और ये दीपावली के बाद आता है। दीपावली के 15 डेज बाद स्टार्ट हो जाता है। इस महीने का नेम है अगहन। इस अगहन के महीने में क्या होता था कि उनकी मॉम जो है चिवड़ा और गुड़ के लड्डू बना के रख देती थी और बड़े एंजॉय से खाती थी। एक महीना होता है चैत का, ये होली के जस्ट आफ्टर स्टार्ट हो जाता है। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी मिलती थी। राइटर कहता है कि यदि उसे चिवड़ा जो लड्डू बनते थे या ये लाई के साथ गुड़ पट्टी ये चीज नहीं मिलती थी तो उसे कोई टेंशन नहीं होता था, लेकिन क्वार के दिनों में उस गंदे पानी में कूदना न मिले तो बहुत ही गंदा लगता था। बहुत जी होता था कि उस गंदे पानी में जंपिंग करें और एंजॉय करें। एक बार क्या हुआ था कि वह बीमार पड़ गया था। इसकी वजह से उसे उस गंदे पानी में कूदने का मौका नहीं मिला, बीमार होने की वजह से। तो वह बहुत ही हुड़क रहा था। यह हुड़कने का मीन्स होता है कि किसी चीज के लिए जी करना, दिल करना कि हम इस काम को करें, बट उसे करने का मौका नहीं मिले। बीमारी की वजह से वह गंदे पानी में कूद नहीं पा रहा था, इसके लिए उसका बहुत जी हो रहा था कि मैं भी जाके उसमें जंपिंग करूं। हुआ क्या था कि वह केवल 1 या 2 दिन ही उस गंदे पानी में कूदने का एंजॉय कर पाया था। उसके बाद में बीमार हो गया। बीमारी भी हल्की बीमारी होती थी तो उसे बहुत अच्छी लगती थी। पता है क्यों? क्योंकि कोई काम नहीं करना पड़ता, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए मिलती हैं। घर के सभी लोग ध्यान रखते हैं कि तुमने ये चीज खा ली, ये खा ली या नहीं खाई,
कोई भी काम नहीं, बहुत सारी चीज खाने के लिए मिलती हैं, इसीलिए उसको हल्की बीमारी खूब अच्छी लगती थी। जैसे थोड़ा थोड़ा फीवर हो, ज्वर मीन्स होता है फीवर, हल्का फुल्का साधारण सा दर्द हो तो खाने के लिए दिन भर नींबू पानी, साबूदान, ऐसी चीजें मिलती रहती हैं। लेकिन हुआ क्या कि ज्वर चढ़ा तो चढ़ता ही गया, उसको जो फीवर आया तो वो बहुत तेज आया। रजाई पर रजाई, रजाई तो आप जानते हो सकता है रजाई के बजाय कंबल यूज करते हो सर्दियों में ओढ़ने के लिए। जब उसे ठंड लेकर के फीवर चढ़ा तो इतनी तेज ठंड लेके फीवर चढ़ा कि रजाई पर रजाई, उसे कई सारे रजाई नहीं समझते हो तो इसके बजाय आप कंबल यूज कर लोगे, काम चल जाएगा। जैसे कंबल पर कंबल कई सारे उड़ा दिए, लेकिन फिर भी ठंड नहीं होती और उसका फीवर डाउन हुआ तो 12 बजे के बाद। दिन में वह चादर लपेट करके सोया हुआ था। तभी दादी माँ आई, वो भी नहा करके आई थी उसी झाग वाले गंदे पानी में, उसी झाग वाले गंदे जल में नहा के आए थे। वो गांव के लोग उसे गंदा मानते ही नहीं थे, सभी लोग एंजॉय करते थे। दादी माँ कैसी थी? उनका शरीर बिल्कुल दुबला पतला था, स्नेह भरे शरीर, मीन्स उनकी बॉडी भी ऐसी थी कि देखते ही स्नेह मीन्स प्रेम, उन्हें देखते ही प्रेम फील होने लगता था। वो सफेद किनारीहीन धोती पहनती थी, वो साड़ी पहनती थी व्हाइट कलर की, और उनके बाल एकदम सफेद थे। आप सन नहीं जानते होंगे, ये गांवों में होता है जिससे रस्सी बनाई जाती है, इसका कलर व्हाइट होता है। उनके बाल बिल्कुल व्हाइट कलर के थे, सन जैसे, और उनके सिर से जल की शीतलता टपक रही थी। नहा के आई थी, बाल गीले थे तो उनसे ठंडा जल गिर रहा था। आते ही उन्होंने सर और पेट को छुए और अपने आंचल की गांठ खोली। आंचल मीन्स होता है साड़ी का एक पार्ट, एक कोना। आते ही आंचल की गांठ खोली, मीन्स साड़ी में कुछ बांध के लाई थी। क्या बांध के लाई थी? अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी। उनके गांव में एक शक्तिधारी बाबा होते थे, उनके चबूतरे की मिट्टी लेके आई थी और आकर के माथे पर लगाई। गांव के लोगों का मानना था कि इस चबूतरे की मिट्टी से वो यदि बच्चों के सिर पर लगा दिया जाए तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती, और यदि वो पहले से प्रॉब्लम में होते हैं तो वो दूर हो जाती है। इसी विश्वास के साथ उन्होंने आकर के शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई कि इसकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। और जब मुझे फीवर आया हुआ था तो वो दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। मैं बीमार था, चारपाई पर लेटा रहता था, तो दादी माँ दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती थी। कभी पंखा झलती, पंखा मीन्स हैंड फैन, शायद आपने देखा होगा। गांव में ओल्डन टाइम में ये बहुत यूज होते थे, हाथ के पंखे। तो वो हैंड फैन से मेरी हवा करती रहती थी, और फीवर की वजह से मेरे हाथ पैर बहुत गर्म हो जाते थे ना, ऐसा लग रहा है जैसे जल रहे हैं फीवर की वजह से। तो वो मेरे हाथ पैर को कपड़े से सहलाती, ठंडे कपड़े से, तो उसका टेम्परेचर कम करती, और मेरे सिर पर दालचीनी का लेप करती। ये दालचीनी जो है किचन का आइटम है, आपके घर में भी होगा, और आप नहीं जानते हो तो अपनी मोम से थोड़ा दालचीनी निकलवा लेना, प्रैक्टिकली आप देख लोगे। जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा, लौंग, इलायची होते हैं, इसी तरह से दालचीनी होती है। तो वो मेरे सिर पर दालचीनी का लेप करती, और छू छू करके वो अनुमान करती, गैस करती
कि ज्वर कितना है। और क्या क्या करते हैं, वो देखते हैं कि हांडी में पानी आया है कि नहीं। आप लोग ये हांडी नहीं जानते होंगे, इसके प्लेस पर आजकल कुकर चलता है। हांडी एक मिट्टी का बर्तन हुआ करता था गांवों में, जिसमें दूध गर्म किया जाता था, मिल्क और वाटर बॉईल किया जाता था। तो वो चेक करती थी कि हांडी में पानी आया है या अभी नहीं, मीन्स उसकी मॉम ने पानी गर्म कर दिया है उसके लिए या नहीं, पीपल की छाल को छौंका है कि नहीं। ये छौंकना मीन्स होता है फ्राई करना, जैसे दाल फ्राई की जाती है। तड़का लगाना, जैसे दाल में तड़का लगाया जाता है। वो देखती है कि पीपल की छाल के साथ पानी में तड़का लगा है या नहीं। बच्चे के खाने के लिए जो खिचड़ी बनी है उसमें मूंग की दाल एक साथ मिल गई है या नहीं। बीमार के घर कोई बाहर वाला आया हो और सीधा बच्चे के पास चला गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। इस तरह के लाखों प्रश्न पूछ करके घर वालों को परेशान कर देती थी। मीन्स बच्चे की इतनी केयर करती थी, जरा जरा सी बात का ध्यान रखती थी। ये जो गमई गांव है ना, ये विलेज का नेम है। दादी माँ को गमई गांव के 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। यदि गांव में कोई भी बीमार हो जाता तो वे उसके पास पहुंच जाती थी और वहां भी वही काम करती थी। क्या? हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। इस तरह से वो चेक करते हैं कि फीवर कितना है। उसके बाद फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाते हैं। पहले तो वो जाके चेकअप करती, कैसे? हाथ छू करके, माथा छू करके, पेट छू करके। फिर बताती कि इस बच्चे को भूत प्रेत ने परेशान किया है, या मलेरिया है, या सरसाम है, या निमोनिया हो गया है। ये सारी बातें विश्वास के साथ बताती थी कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है। आजकल कोरोना बहुत जबरदस्त चल रहा है ना, इसकी वजह से स्कूल की छुट्टी हो रही है और आप घर पर एंजॉय कर रहे हैं। सरकार ने इसे महामारी घोषित किया हुआ है। इस तरह से पहले भी महामारियां होती थी, उसमें विसूचिका बहुत ज्यादा थी। तो जब महामारी होती थी तो दादी जी का काम और ज्यादा होता था। क्या? जैसे पेट छूना, हाथ छूना, दवाइयां देना। 50,000 दवाइयां जानती थी, तो वो इस तरह के काम करती रहती थी। जब महामारी होती थी या विसूचिका चल रहा होता था तो वे रोज सवेरे उठ करके स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखती थी। सफाई तो कोई उनसे सीख ले, इसका मीन्स है सफाई में जरा जरा सी बात का ध्यान रखती थी। और यदि किसी बीमार आदमी को दवा देने में जरा भी देर हो जाए या मिश्री और शहद खत्म हो जाए, उनकी दवा मिश्री जो है ना, शुगर ही होता है। जो चीनी के क्रिस्टल होते हैं ना, तो मिश्री के क्रिस्टल चीनी से काफी मोटे होते हैं, तो ये एक तरह से चीनी ही होता है। तो उनकी दवाएं ऑलमोस्ट मिश्री और शहद में होती थी। और घर से मिश्री या शहद खत्म हो जाए या बच्चे की दवा में देरी हो जाए या जो बच्चा बीमार है उसकी चादर नहीं बदली जाए, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी। ऐसा लगता था जैसे वो पागल हो गई है। अब लेखक जो है अपने घर पर नहीं है, बाहर रहता है। लेखक आगे बता रहा है कि बुखार तो मुझे अभी भी आता है, लेकिन अब वैसी केयर नहीं होती क्योंकि यहाँ पर दादी माँ है ही नहीं। अब क्या होता है, नौकर आकर के पानी दे जाता है और जो मेष महाराज है ना, वो आकर के अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना रख जाते हैं। डॉक्टर साहब आते हैं, वो नाड़ी देख जाते हैं। नाड़ी मीन्स होता है नब्ज, जो कलेज, रिस्ट, जहां पर आप घड़ी बांधते हैं ना, रिस्ट वॉच,
उस जगह को टच करके देख जाते हैं और वो क्या करते हैं, कुनैन मिक्सर शीशी दे जाते हैं, कुनैन की दवा दे जाते हैं। और ये कुनैन की दवा इतनी कड़वी होती है, उसे देखते ही जो फीवर आ गया होता है वो डर करके भाग जाता है। जब गांव में था, दादी माँ देखभाल करती थी, बहुत सारी चीजें देती थी, तब तो राइटर को बुखार बहुत अच्छा लगता था, हल्का फुल्का बुखार अच्छा लगता था। लेकिन अब तो न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी ही नहीं होता, अब उसका दिल नहीं होता कि बुखार आए। लेखक को एक बात और याद आती है, क्या? जब उसके किशन भैया की शादी थी तो दादी माँ का उत्साह और आनंद का क्या कहना, मीन्स वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, सारे दिन घर से गायब रहती थी और जब भी घर आती थी तो ऐसा लगता जैसे उन्होंने घर को सर पर उठा लिया हो। घर को सर पर उठाना समझते हो, ये एक मुहावरा है। इट मीन्स होता है बहुत ज्यादा शोर शराबा करना, खुशी के मारे सबको बताती रहती थी। इस तरह से वो घर से गायब रहती थी और आते तो बहुत सारा शोर करती थी। उनके साथ पड़ोसिने भी आती, कोई काम की जरूरत पड़ती थी तो दादी माँ को बुलाने जाते थे और वो बहुत बुलाने पर जब घर आती थी और पड़ोसिनों से कहती थी, बहन बुरा मत मानना, कार परोज का घर जो ठहरा, ये कार परोज है ना, इसका इजी मीनिंग आप फंक्शन मान लो कि हमारे घर में फंक्शन है, हमारा घर ऐसा है जिसमें फंक्शन हो रहा है और यदि मैं एक काम भी अपने हाथ से नहीं करूं तो होता नहीं है। ऐसी बातें दादी माँ पड़ोसिनों को बताती थी, लेकिन सभी पड़ोसिनें ये जानती थी कि दादी माँ कुछ भी नहीं करती हैं। एक तो दादी माँ ऐसा घर का कोई काम करती नहीं थी और घर से भी दिन भर गायब रहती थी, लेकिन फिर भी उनकी अनुपस्थिति में कोई काम हो जाए तो आकर के सबको डांट लगाती थी, बहुत शोर मचाती थी कि तुमने ये कर कैसे लिया, और घर पर वो होती नहीं थी। इसकी वजह से अक्सर काम और देर से हो जाते थे। काम का लेट होने का रीजन ही वही बन जाता था कि दादी माँ घर पर नहीं है और उनके अनुपस्थिति में, उनकी एब्सेंस में कोई भी काम नहीं किया जा सकता। इस तरह से घर के काम अक्सर विलंब का कारण बन जाते। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को जब मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि दादी माँ किसी पर बिगड़ रही हैं। फिर मैंने आगे जाकर ध्यान से देखा तो पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। दादी माँ रामी की चाची पर बिगड़ रही थी और क्या कह रही थी, सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, फिर भी किसी ने एक पाई नहीं दी थी तुझको और मैंने पैसे तुझे दे दिए तो अब दे नहीं रही, आजकल करने लगी है, फसल पर दे दूंगी, फसल में दे दूंगी, फसल में दे दूंगी, ऐसे करके तू मुझे टाल रही है और तेरी फसल भी चली गई, फिर भी तूने मुझे पैसे नहीं दिए, अब क्या तेरी खातिर कोई दूसरी फसल कटेगी। इस तरह से दादी माँ रामी की चाची को बहुत डांट रही थी और रामी की चाची दुबकी पास के कोने में खड़ी थी। उन्हें शर्म लग रही थी कोई देख लेगा कि इस पर डांट पड़ रही है और दादी माँ उसे डांटे जा रही थी। रामी की चाची चुपचाप सुन रही थी और रोते हुए रिक्वेस्ट करते हुए बोला कि मैं तुम्हें जरूर दूंगी, और अपने आंचल के कपड़े में जो साड़ी का पल्लू है उसमें हाथ लगा करके वो दादी माँ के पैरों को पकड़ना चाहती थी और साथ में कह रही थी कि दादी माँ देखो, मेरी बिटिया की शादी है, आप दया करके मुझे पैसे नहीं देंगे तो मेरी बेचारी बेटी की शादी का प्रोग्राम कैसे होगा। रामी की चाची
तो हाथों से साड़ी के आंचल को पकड़ के दादी माँ के पैरों को छूना चाहती थी, लेकिन दादी माँ ने क्या कहा, हट हट, अभी नहा के आ रही हूं। ऐसे बोलते हुए दादी माँ पीछे हट गई। यह सीन देख करके मुझे अच्छा नहीं लगा कि दादी माँ उसे क्यों डांट रही हैं। तो मैंने बात को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए दादी माँ से बोल दिया, जाने दो दादी, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, अब नहीं है तो बाद में कभी दे देगी, ऐसे क्यों डांट रही हो। दादी माँ ने मुझे भी डांटा, चल चल, चला है समझाने। इस तरह से दादी माँ ने मुझे भी डांट दिया। अब दादी माँ ने मुझे भी डांट दिया तो मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। इस बात को कई दिन बीत गए और मैं भी इस प्रसंग में सोता है उस घटना को, प्रसंग में इस घटना बात, मैं भी इस बात को एकदम भूल सा गया था। एक दिन अचानक से रामी की चाची मुझे रास्ते में मिली और वो दादी माँ को पूतों फलो दूध नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? उसने विहल होकर कहा, ओरिन हो गई। ओरिन जानते हो? रिपे डेबिट मीन्स किसी से पैसे ले लिए हो तो उसे हम पेमेंट करके फ्री हो गए हो, या उसने छोड़ दिए हो कि अब नहीं देने, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ओरिन। जब मैंने पूछा ना क्या बात है धन्नो चाची, तो उन्होंने बहुत ही विहल होकर के, बहुत ही एक्साइटेड होकर के कहा कि बेटा मैं तो ओरिन हो गई। उसने कहा, बेटा मैं तो ओरिन हो गई, मीन्स अब मुझे उनका जो मैंने पैसे बोरो किए थे अब मुझे नहीं देने। भगवान भला करे, हमारी मालकिन का कल ही आई थी वो मेरे पास में, उन्होंने पीछे के सभी रुपए छोड़ दिए। जिस उस दिन डांट रही थी ना उन पैसों के लिए, वो सारे पैसे छोड़ दिए। ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10-5 रुपए के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। मीन्स दादी माँ ने जो जिन पैसों के लिए उस दिन डांट रही थी ना, वो सभी पैसे फ्री कर दिए कि अब नहीं पे करना, और मुझे उल्टा 10 रुपए दे दिए। ये 10 रुपए उन टाइम इतने तो होते ही थे जैसे आज के 10,000 रुपए, और साथ में बोलिए देवता है बेटा देवता। मीन्स उसके हस्बैंड के लिए बोला था, धन्नो चाची के हस्बैंड के लिए, कि वो तो बहुत अच्छा बेटा है, कितना भला है, कितना रेस्पेक्ट देता है, थोड़े पैसे के लिए हंसाई नहीं करानी, या तेरे पर नहीं हो रहे कोई बात नहीं, ले और ले ले मेरे से। यह बात सुन करके मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ और मैंने पूछा, उस रोज तो बहुत डांट रही थी दादी माँ, उस दिन तो तुम्हें बहुत डांट रही थी, फिर अब कैसे फ्री कर दिए? तो धन्नो चाची ने क्या जवाब दिया, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, बड़े लोगों का काम ही ये है कि वो हम जैसे गरीब लोगों को डांटते रहते हैं, और रुपया देकर डांटे भी नहीं तो क्या लाभ। रुपए देते हैं और हम उन्हें लौटा भी नहीं पाते तो क्या फिर वो हमें डांटेंगे भी नहीं? मैं मन ही मन इस तरह पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। अब राइटर एक और बात आपको बताता है कि उसके भाई किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह से 4-5 दिन पहले औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। इसमें एक कथा हुआ करती है, उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं, जिसमें सभी एक्टर्स का वर्क औरतें ही करती हैं। लेखक कहता है कि मैं बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सका था और मेरा ममेरा भाई राघव भी दलान में सो रहा था। वह बारात जाने के बाद पहुंचा था। मेरे ममेरे भाई राघव को
दलान में सोते हुए देख करके औरतों ने उस पर आपत्ति की। यह बात मेरी दादी माँ को पता चली तो दादी माँ उन पर बिगड़ने लगी और उन्हें डांटते हुए बोली, लड़कों से क्या पर्दा, लड़के और बरहा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर ओढ़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। जो लेडीज का प्रोग्राम चल रहा था उसे देख करके बड़ी हंसी आ रही थी और मैं सोच रहा था कि कहीं जोर से हंसूं, लेकिन मुझे डर था कि भेद न खुल जाए। यदि भेद खुल गया तो बाहर निकाल दिया जाऊंगा। लेकिन वह जो प्रोग्राम चल रहा था, एक भाभी की एक बात पर मेरी हंसी न रुकी। मैं अपनी हंसी को नहीं रोक पाया और हंस पड़ा। इससे भंडाफोड़ हो गया। मैं सभी भाभीियों को पता चल गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध पिला दूं। और दूसरी भाभियां आ गई और उन्होंने आकर के हाथापाई शुरू कर दी। मैं जबरदस्ती मुझे बाहर निकालने लगी। यह देखकर दादी माँ उन पर बिगड़ी और उन्हें डांटते हुए बोली, लड़के से क्यों लगती है? दादी माँ ने भाभियों को डांट करके मामले को शांत कर दिया। अगले दिन सुबह को जब मैं जा रहा था, देवू की माँ मुझे रास्ते में मिल गई। मेरा मजाक बनाने लगी, कल वाला बच्चा आ गया भाभी। मैं जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर के खड़ा हुआ। आप भी ऐसा ही करते होंगे जब कोई प्रॉब्लम आती होगी, लगता होगा कि अब हम यहाँ प्रॉब्लम में फंस गए या डांट पड़ने वाली है या कोई हमें परेशान करेगा, तो आप भी अपनी दादी माँ के पास चले जाते होंगे। मैं तो अक्सर ऐसा ही करता था कि किसी भी प्रकार का अपराध हो, कोई भी परेशानी हो, तो दादी माँ की छाया में खड़ा हो जाता था। मैं दादी माँ के पास जाके खड़ा हो जाता था और मुझे अभय दान मिल जाता था। अभय मीन्स होता है जहाँ कोई डर न हो। जब भी मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती थी, लगता था कि यहाँ मैं परेशान किया जाऊंगा या मुझे कोई डांटेगा या कुछ भी किसी भी तरह की परेशानी होती थी, तो दादी माँ के पास चला जाता था। जब मैं दादी माँ के पास चला जाता था तो मेरे से कोई कुछ भी नहीं कहता था। ऐसी स्नेह और ममता की मूर्ति थी मेरी दादी माँ। आज मुझे दादी माँ की एक एक बात मालूम होती है। परिस्थितियां बदलती हैं, उसके सामने मनुष्य का जीवन सूखे पत्ते की तरह हो जाता है। इस बात को दादी माँ खूब अच्छे से जानती थी। जब हमारे दादाजी की मृत्यु हो गई थी तो वे बहुत ही उदास रहती थी। उनको यह संसार धोखे का घर मालूम पड़ता था। क्यों? क्योंकि दादाजी उन्हें स्वयं धोखा दे के चले गए थे। अब दादाजी के चले जाने को धोखा क्यों माना जा रहा है? क्योंकि दादाजी दादी से हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हें यहाँ इस दुनिया से भेजकर तभी जाऊंगा। दादाजी कहते थे कि जब तक मैं हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, और पहले मैं आपको भगवान के पास पहुंचा दूंगा तभी मैं जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दादाजी दादी जी को छोड़ के चले गए थे, तो इसकी वजह से दादी को यह संसार ही झूठ का ठिकाना लगता था। जब दादाजी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों और शुभ चिंतकों ने स्थिति को और डामाडोल कर दिया। मैं जब दादाजी की मृत्यु हो गई तो मेरे पिताजी के पास में बहुत सारे झूठे दोस्त का मीन्स होता है कि जो वास्तव में तो हित नहीं चाहते, लेकिन सामने आकर के भली भली बातें करके विश्वास जीत करके परेशानी में डाल देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आ गए और उन्होंने मेरे पिताजी को मिसगाइड किया। उससे क्या प्रॉब्लम हुई कि उन्होंने मेरे पिताजी को मिसगाइड किया और दादाजी के साथ में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने बहुत सारी संपत्ति खर्च कर दी उनके फंक्शन में। और जो संपत्ति व्यय की थी ना, वो सारी घर की भी नहीं थी, कुछ पैसा तो उधार लेकर के भी खर्च किया था। दादाजी नहीं थे, इसीलिए दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे। माघ में ये हिंदी के महीना होता है और जो सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है यह माघ का ही महीना होता है।
होली वाले दिन से 2 महीने पहले शुरू होता है। उन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी और पश्चिमी हवा चल रही थी, उससे ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। ठंड इतनी ज्यादा थी, ऐसा लगता था जैसे हड्डियों में घुस जाएगी। एक दिन शाम को मैंने देखा कि दादी माँ गीली धोती पहन करके कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हुए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कतार आंखों में आंसू भी कभी मैंने नहीं देखे थे, लेकिन उस दिन जब वो दिया जला करके हाथ जोड़कर बैठी थी तो उनकी आंखों में आंसू थे। इस दिन से पहले मैंने कभी भी उनके प्रेम भरी आंखों में आंसू नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मनमारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। मैंने धीरे से कहा, दादी माँ, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। मैं यह बात जानना चाहता था कि आखिर क्या बात है जो दादी माँ इतनी उदास हैं? क्या है, पूछ। दादी माँ ने बोला, बोल, पूछ क्या है? तुम रोती थी? मेरा मीत था कि दादी माँ तुम रो क्यों रही थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना नहीं खाया, चल चल खाना खा ले। इस तरह से उन्होंने बात को बताने के बजाय बात को टाल दिया। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। मैंने सुबह देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोलो। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले बाकी हैं। वे रोने से हो गए। मामला क्या था कि पिताजी से दूसरे लोगों ने पैसे उधार ले रखे थे और वो पैसे रिटर्न नहीं कर रहे थे और पिताजी को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वो उन्होंने किन्हीं दूसरे दोस्तों से हेल्प मांगे, उन लोगों ने भी हेल्प नहीं की और पिताजी बहुत ही परेशान थे। किशन भैया से बोल रहे थे कि हमारे पास में अब तो कोई दूसरा चारा भी नहीं है, न तो कोई हमारे ही रुपए देता है, बहुत सारे लोगों पर बाकी हैं, अब हमारा काम कैसे चलेगा? इन बातों को बोलते हुए पिताजी रोने से हो गए। दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, रोता क्यों है रे? मैं तो अभी हूं ही। दादी माँ का कहने का मतलब था कि जब मैं हूं तो तुझे इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है जो तू रो रहा है? ऐसा कह करके उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इस दिन के लिए पहनाया था, उनका गला भरा है। दादाजी ने दादी माँ को सोने का एक कंगन दिया था। उस कंगन को देते समय दादी माँ का गला भर आया, क्योंकि वह दादाजी के द्वारा दी हुई एक निशानी थी। लेकिन मेरे पिताजी परेशान थे पैसे के लिए, इसीलिए उन्होंने वह कंगन मेरे पिताजी को दे दिया कि तुम इसे सेल करके पैसे का इंतजाम कर सकते हो। और आगे कहा, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, सहेज कर मैं संभाल कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। जो परिवार के बुजुर्ग लोग थे वो अपने आने वाले वंशजों को देके जाते थे। यह इस तरह से वंश की निशानी के रूप में चलती आ रही थी। पहले उनके जो पूर्वज थे उन्होंने इसे कभी सेल नहीं किया था, लेकिन अब मजबूरी है, दादी माँ से मेरे पिताजी का रोना नहीं देखा गया, इसीलिए उन्होंने उसे सेल करने के लिए दे दिया। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। जो पुराने लोग थे, तुम्हारे दादाजी थे, वो इस तरह से फालतू पैसे नहीं खर्च करते थे और झूठे दोस्तों को भी पैसे नहीं देते थे। वे सभी लोग आगा पीछा सोच लेते थे, इसकी वजह से वो कभी इस तरह से परेशान नहीं होते थे। दादी माँ का कहने का मीन्स यही था कि अपने
नकली दोस्तों से भी सावधान रहो, जिससे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। दादी माँ मुझे सचमुच एक साफ भ्रष्ट देवी सी लगती थी। दादी माँ मुझे ऐसी लगती थी जैसे देवी है। धुंधली छाया विलीन हो गई। धुंधली छाया विलीन हो गई, इसका मतलब है कि राइटर जो डे ड्रीम देख रहा था, ख्वाबों में खोया हुआ था, उसके ख्वाब टूटने लगे। क्यों? क्योंकि उसने देखा, राइटर ने देखा कि दिन काफी चढ़ाया है। पास के एक लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। लेखक अपने इस तरह के ख्वाब देख रहा था, दिन चढ़ाया था और एक कौवा खजूर के पेड़ से उड़ करके उसकी खिड़की पर बैठ करके काव काव करने लगा था, जिसकी वजह से वह जो डे ड्रीम देख रहा था, मीन्स ख्वाब देख रहा था, वो डिस्टर्ब हो गए। उसके हाथ में किशन भैया का पत्र कांप रहा था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही थी। जो वो डे ड्रीम देख रहा था वो दूर होते जा रहे थे। आंखों पर विश्वास नहीं होता था। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यह जो लेटर आया था वो किशन भैया ने राइटर के पास में भेजा था कि दादी माँ अब हमारे बीच में नहीं रही है। इस पत्र को पढ़ते पढ़ते लेखक शिव प्रसाद सिंह अपने बचपन में चले जाते हैं और उन्होंने ये सारी कहानी लिखी है। स्टूडेंट, इस पाठ के प्रश्नोत्तर आप हमारी वेबसाइट pkrmseducation.com पर जाकर के देख सकते हैं।